नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय चैनल आकांक्षा डीआर में। इस बेहद ही खास सीरीज में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में और उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस काफ़ी 2-4 हो भी चुकी हैं। तो आपको बता दें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का जो भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल जो अपीयरेंस कैसा है, उसके बारे में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। तो आइए जुड़िए इस सेशन के साथ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले यदि चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि कहीं न कहीं आपकी यूपी स्पेशल क्लास क्या होंगी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसका मैं 90+% दावा करता हूँ इसमें चीज़ें कवर कर दूँगा, तो इसलिए आप इसको जुड़े रहिएगा। और अगर सब्सक्राइब करने के बाद में अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और सबसे पहले मेरे वीडियो देख पाएँ। तो इन्हीं फॉर्मेलिटी के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम जिस की बात करने जा रहे हैं, थोड़ा ये मैप है ना, मैं इसको थोड़ा इधर से ऐसा किया है, पूरा पश्चिम थोड़ा खींच दिया है जिससे थोड़ा सही समझ में आ जाए। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास सटा हुआ जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके आज हम भौतिक स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है? अंदर से इसको आप देखना चाहेंगे तो किस तरीके से दिखेगा? क्योंकि इससे पहले आपने सामान परचेज़ का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो जान ली है, इसका इतिहास जान लिया है, तो इतिहास जानने के बाद अब देखते हैं ये दिखता कैसा है? एंड में फिर लोगों के पास ही पहुँचेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप पढ़ना है, किसी को समझना है, तो अगर कोई सामने इंसान आप डायरेक्ट मिलते हैं, तो पहले उसका अपीयरेंस देखते हैं ना कि कैसा दिखता है, क्या है? लंबा है, चौड़ा है, ऊँचा है, नीचा है, जो भी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसी को आज क्लास में डिटेल में देखा जाएगा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो अगर इसके बारे में देखें सबसे पहले मेन-मेन क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको पीछे वाला मैप दिखा दिया है, तो ये उत्तर मध्य भारत में ये स्थित है। ये फर्स्ट वन ये हो गया। अगर हम इसकी जलवायु की बात करी जाए, तो जलवायु क्या है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, जिससे कहीं न कहीं क्या होता है, यहाँ पर उपोष्ण 2 शब्दों से मिलके बना है। उप और उष्ण मतलब क्या होता है? उष्ण की थोड़ी सब ट्रॉपिकल यहाँ पे मानसूनी रीजन पाया जाता है। अगर जो हमारे भौगोलिक इसके स्वरूप पढ़ने की जो बात कर रहे हैं, जो वर्तमान स्थिति किस टाइप की है, तो उसका भौगोलिक स्वरूप जो बना है प्रेज़ेंट टाइम का, वो 9 नवंबर 2000 को बना है। आप बोलेंगे, "अरे! उत्तर प्रदेश तो इतना पुराना है, तो आप ऐसे सर कैसे बोल सकते हैं 9 नवंबर 2000 से इसका अस्तित्व में आया है?" ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उत्तराखंड कब बना था? तो उसका आंसर यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, 9 नवंबर 2000 को लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया है? उत्तराखंड का निर्माण किया गया है। तो तब से फिर उत्तराखंड में 13 जिले उधर चले गए, फिर बचे वो जिले थे जो अब प्रेज़ेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के पास आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, जो इस पे आप यहाँ बात करते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश को इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो किन शैलों के मिलकर ये बना हुआ है, तो आपको बता दें, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, मैंने आपको पहले बता रखा था कि पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कोडप्पा, फिर विंध्य, फिर गोंडवाना लैंड आया, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो उसका भौगोलिक क्षेत्र पहले बता रखा हूँ, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और भारत का कुल 7.33% इसका हिस्सेदारी रखता है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम देखा जाए तो 650 किलोमीटर है और उत्तर-दक्षिण देखा जाए तो 240 किलोमीटर है। तो जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट करते रहिएगा, मैं तो बता दूँगा, लेकिन आप क्या करिए, पॉज़ कर के वीडियो को इसको नोट करते रहिए, जहाँ पर कि सारी लाइन ही आपको नोट इम्पोर्टेंट है, अगर आपने पिछले नोट नहीं किया है। तो आपको बता दूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है, तो उसमें पहले कौन था? राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद में कौन-सा आता है अपना यूपी आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि तो इस वजह से उसके बाद अगर भौगोलिक इसके स्वरूप संरचना के आगे बात की जाए, तो ये मैंने बता दिया है, गोंडवाना प्राचीन दक्षिणी पठार कैम्ब्रियन युग के बिन्स शैली क्रम से निर्मित है। इसमें अगर देखा जाए तो विंध्यन श्रेणी है, उसमें चूना पत्थर में पाया जाता है आपको। वहाँ इसलिए आपने देखा होगा वहाँ पे तो घिसाई बनी रहती है, अगर आपने वहाँ विंध्यन श्रेणी के आस-पास रहे हो, बुंदेलखंड के इलाके में रहे हो, वहाँ पर बलुआ पत्थर, डोलामाइट आज शैलें पाई जाती हैं, जो और यहाँ पर बस बेसिकली क्या है, इस प्रकार की शैलों में जीवाश्म अवशेषों के अभाव होते हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी शैलें होती जिसके अंदर जीवाश्म अवशेष होते, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश क्या कर रहा होता, वहाँ पर जो आपके पेट्रोलियम है और उसके सब उत्पाद हैं, उनको निकाल रहा होता, उससे और चीज़ें उसकी बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पे जीवाश्म अवशेष नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पेट्रोलियम को नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर शिवालिक श्रेणियों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश ऊपरी शिवालिक श्रेणियों से बना है। दक्षिण में बिंद श्रेणियों की बात जो मध्य गंगा का यमुना मैदान है, अगर आप देखें, इधर से शिवालिक श्रेणियाँ हैं, नीचे से बिंद श्रेणियाँ हैं और बीच में क्या है, गंगा का मैदान है। ये प्लीस्टोसिन युग के अवसादों से निक्षेपण कारण में बना हुआ है। तो जब यहाँ पे प्लीस्टोसिन टाइम पीरियड में क्या हुआ, यहाँ पे अवसाद लाए गए, नदियों के द्वारा विक्षेपित किया गया, तब ये यहाँ पे मैदान बना है। तो ऊपरी साइड में क्या है, शिवालिक है, नीचे विंध्य पर्वत है। तो उत्तर प्रदेश की खासियत आपको बता दें क्या है, यहाँ पे पर्वत भी है शिवालिक, उसका मैदान भी है गंगा यमुना का और एंड में पीछे से और इसका दक्षिण साइड में पठार भी है और पठार कौन-सा, विंध्य श्रेणी के पठार यहाँ लगभग पाए जाते हैं। तो अब जो आप मैंने आपको जो बात बताई है, तो किस-किस, कहाँ-कहाँ से घिरा हुआ है, तो आप अगर उसमें बात करें, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इधर नेपाल बॉर्डर बना ही रहा है, फिर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, सबसे बड़ी सीमा इसके साथ कौन बनाता है? एमपी बनाता है।
छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर बिहार है और यहाँ पर एक जिला है सोनभद्र। तो सोनभद्र क्या करता है, 4 राज्यों की सीमा साझा करता है ये, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ तो कि अगर आप जो भी आगे चीज़ समझना चाहते हैं, उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, वो कहीं न कहीं आपके लिए ज़रूरी है। उस कॉन्सेप्ट को समझने से होगा बहुत चीज़ें आसान हो जाएँगी। देखिए, सपोज़ करिए कोई ये आपका क्या है, ये है आपका पहाड़, ठीक है? इस पहाड़ में क्या होता है, यहाँ से रिवर निकलती है। तो रिवर पहाड़ से पहले ऊपर से आई, पहाड़ों से नीचे उतरी। नीचे उतरने के बाद फिर यहाँ पे आएगी, वहाँ ग्राउंड पे कुछ तो चीज़ें काटेगी। उस काटने के बाद में क्या करता है, फिर ये मैदानों में आती है। मैदानों में क्योंकि इसका ढाल कम होता है, तो इस तरह से बिसर्प बनाती रहती है। मतलब आराम से मस्ती से होती हुई आगे बढ़ती रहती है और मस्ती होते-होते फिर एंड में जाके क्या करती है, समुद्र में जहाँ मिलती जाके है, तो वहाँ पे क्या बनाती है, ऐसे इस टाइप का डी टाइप का शेप बनाती है, जिसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है? तो अभी आपको इसमें पढ़ना क्या है, जो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बार-बार इस आएगा इसमें कि तराई क्षेत्र है, ये खादर है, ये भामर है। तो उसको मैं सोचा आपको पहले समझा देता हूँ कि चीज़ें हैं क्या? तो आप समझिए। जैसे-जैसे ही रिवर पहाड़ों से निकलती है, तो वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों से जब कोई चीज़ ऊँचाई से आएगी तो अभी समझिए तुरंत गड्ढे बना देगी, तो नदियाँ क्या हो जाती हैं, वहाँ पर पानी इसमें जो वहाँ पर सैल वगैरह ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं साथ-साथ में, तो नदी क्या है, पत्थरों के अंदर चली गई है। ठीक है? तो जो पत्थरों के अंदर चली गई, ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं भामर क्षेत्र। मतलब क्या है, वहाँ पर नदी का पानी नीचे है और वहाँ पर क्या है, जहाँ तक बाहर पथरीला इलाका हो चुका है, उसे बोलते हैं भामर। ठीक है? फिर क्या होता है, जब नीचे से नदी आकर जब उसने ऐसे तोड़-ताड़ के जब नीचे से ऊपर आई, पत्थर ऊपर रह गए, फिर दोबारा ज़मीन पे जब दोबारा जहाँ दिखाई पड़ी, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र तो जहाँ तक क्या है, जहाँ पे पानी का पूरा भरा-भरा इलाका रहता है, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि पहले हर नदी काम काम करती है और पहाड़ों से आ रही है, तो हिमालय की नदियाँ क्या है, पहले भामर आई, फिर आई तराई। फिर तराई के आने के बाद में क्या होगा, फिर ये आगे प्लेन है। पहले से आप पहाड़ ऐसे पहाड़ आए, पहाड़ों से नदी नीचे चलेगी, फिर ऐसे प्लेन में आ गई। तो जब ये प्लेन के अंतर्गत आती है, तो प्लेन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब वहाँ पर ढाल मैदान किसे बोलते हैं? मैदान उसको बोलते हैं जहाँ पर ढाल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 6 डिग्री तक होता है मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो क्या होता है, तो वहाँ पर नदियाँ मतलब अब आराम से यूँ बह रही होती हैं मस्त तरीके से, ऐसे करके, ठीक है? तो इसको जब ये बना ऐसे इस तरीके से बह रही होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कहीं बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बारिश हुई, तो नदी के जो आस-पास का इलाका होता है, वहाँ पर बार-बार क्या जो ऊपर से जो शैलों से निक्षेप लाए गए हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिपॉज़िट हो जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ें डिपॉज़िट हो गई। इसके बाद में जब इधर डिपॉज़िट होती है, तो उसको बोलते हैं और ऊपर से क्या होता है, कुछ इलाका नदी के आस-पास ऐसा इलाका होता है, जहाँ पर वो भी इसी के साथ चल रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ पर बाढ़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो जिस इलाके तक बाढ़ पहुँच पाती है, उस बाढ़ में क्या होता है, आपके जो आप यहाँ के जो अवशेष हैं, उनके द्वारा जलाई गई मिट्टी है, वो मिट्टी वहाँ पे नई-नई मिट्टी आती रहती है। तो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है खादर, ठीक है? जो नदी के पास लगा हुआ है, वहाँ बार-बार बाढ़ आ रही है और बाढ़ आने की वजह से क्या होता है, नई-नई मिट्टी आ रही है, उसको उस मिट्टी को बोलते हैं खादर। लेकिन ऐसा क्षेत्र जो थोड़ा नदी के ऊपरी साइड में है, मतलब अगर नदी आप यूँ समझिए, अगर यहाँ से ये ऐसी कोई ऐसी घाटी है, यहाँ से यूँ रिवर निकल रही है, तो रिवर यहाँ तक असर कर रही है, ऊपर तक इधर नहीं जा रही है। तो ऊपरी हिस्सा जहाँ पर क्या है, जहाँ पर रिवर का मिट्टी निक्षेपण नहीं होगा, वहाँ पे जब भी बाढ़ आएगी, तो ऊपरी जो इलाका होता है, उसे बोलते हैं बांगर, ठीक है? तो आप ध्यान रखिए, जो नई जलोढ़ मिट्टी आती है, जिसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, वो खादर के अंदर पाई जाती है और बांगर के अंदर पुरानी मृदा पाई जाती है। तो अब आपने समझ लिया होगा, जब नदियाँ आती हैं, तो कौन-कौन से भामर प्रदेश में निकलती हैं, फिर तराई में आती हैं। भामर मतलब यहाँ पे सैलक्रम अंदर पत्थर के अंदर घुस गई है। फिर नदी जब गड्ढे से नीचे से ऊपर आई, तो किसी तराई क्षेत्र में आई, फिर तराई क्षेत्र के बाद किसमें आई? खादर में, जहाँ पे बार-बार वहाँ पे क्या कर रही है, नदी बाढ़ के द्वारा नई-नई मृदा लगाई मिट्टी आई, नई-नई मिट्टी आएगी, तो उपजाऊ होगी, वहाँ पर क्या होगा, कहीं न कहीं कृषि अच्छे से होगी, तो इससे लिंक है। और बांगर क्या होती है, जो पुरानी जलोढ़ होती है, जिसका उपजाऊपन भी क्या होता है, कम, उसको बोलते हैं खादर। तो अगर आपने ये 4 चीज़ें अच्छे से समझ जाएँगे, फिर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कि भौगोलिक विभाजन किस रूप में किया गया है। तो आप बता दें, उत्तर प्रदेश काफ़ी अनोखा राज्य है, यहाँ पे पर्वत भी है, मैदान भी है, पठार भी है। मतलब पर्वत, पठार, मैदान इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले पर्वत पड़ते हैं शिवालिक के, फिर गंगा, यमुना का दोआब का मैदानी इलाका पड़ता है, फिर विंध्य श्रेणी का क्या पड़ता है, वहाँ पर पठार पड़ता है। तो यहाँ पर उसको डिवीज़न देखा जाए, तो इसको 3 डिवीज़न में मोटे-मोटे तौर पे विभाजित किया गया है। तो 3 जो मोटे-मोटे डिवीज़न, उसमें कौन-सा है? भामर और तराई प्रदेश। अब आप समझ गए होंगे मैं किस भामर और तराई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे आपको समझा दिया है। फिर गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश होता है और दक्षिणी का पठारी प्रदेश होता है। तो आपको बता दें, जो भामर और तराई प्रदेश है, इसमें रुहेलखंड के पठार भी आते पर्वत आते हैं, उत्तराखंड के नीचे लगे हुए शिवालिक श्रेणी के हैं। फिर गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश होता है। फिर दक्षिणी पठार प्रदेश में आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड, 2 अलग-अलग दक्षिणी पठार के 2 पठार क्षेत्र मिलेंगे, बघेलखंड के और बुंदेलखंड के। तो अभी हमें करना क्या है, इन्हीं तीनों का बारी-बारी से अध्ययन करना है। यही भौतिक स्वरूप है उत्तर प्रदेश का, कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं।
तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया है आपके लिए, 2 नक्शों को एक साथ ला दिया है यहाँ पर। एक तरफ आपका फिजिकल है, सॉरी, एक तरफ पॉलिटिकल नक्शा है, एक तरफ फिजिकल नक्शा है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे नदियाँ निकल रही हैं और इधर, और ये आपकी यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, और कहीं न कहीं इस साइड में आके क्या हो रहा है, आपके कौन-कौन जिले आ रहे हैं, इसको बात की जाती है। तो यहाँ पर आप नोट करने वाली बातें हैं, जो आप चाहिए नोट करिए, बाकी सुनिए और नोट ज़रूर करते रहिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी भांवर एवं तराई प्रदेश, ठीक है? तो भांवर एवं तराई प्रदेश में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए भांवर। ठीक है? तो भामर क्षेत्र के अंतर्गत क्या पढ़ाई करनी है आपको? इसके अंदर लिखिए शिवालिक क्षेत्र के गिरिपदी पठार क्षेत्रों को, जैसे यहाँ पे आपको बताना चाहिए, आपको मैंने अगर हिमालय, अगर ये अब वर्ल्ड जब आपका भारतीय मानचित्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। जो शिवालिक है, तो शिवालिक हमारे ऊपर हिस्सा लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के, तो उससे लगा हुआ है उसके नीचे जो इलाका है उसको क्या बोल, वहाँ पर ये भामर प्रदेश आएगा, क्योंकि शिवालिक पर्वत है। वहाँ से जब भी नदी नीचे आएगी, कहीं न कहीं गया होगी, गर्त में घुस जाएगी, तो इसलिए क्या बन जाएगा, भामर। ठीक है? तो भामर बारे में लिखिए शिवालिक क्षेत्र के गिरपत क्षेत्रों में पश्चिम में सिंधु, पूर्व में तीस्ता के बीच में फैले भाग को भांवर कहते हैं, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो यमुना गंगा के ऊपर कौन-सी है? ऊपर साइड में सिंधु है, और नीचे जाएँगे तो तीस्ता नदी है, जो कि सिक्किम के आस-पास है, उनके बीच को बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं शिवालिक क्षेत्र, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिए, भामर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है, जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। मैंने बता दिया भामर क्यों कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, क्योंकि पहाड़ों से नीचे लाए जाते हैं पत्थर, वहीं वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं। भामर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है, जो कंकड़ और पत्थरों से निर्मित है। अगला पॉइंट, भामर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं, जो मैंने आपको पीछे समझा रखा है, ठीक है? अगला लिखिए, उत्तर प्रदेश में भामर क्षेत्र का विस्तार। इसके हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश में भामर क्षेत्र का विस्तार, ठीक है? तो अब आप जो पॉलिटिकल मैप चेक करेंगे, उसमें जाके आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, बिजनौर, उसके बाद सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, ठीक है? तो आपने जिले कौन-कौन से देख लिए? भामर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कौन-कौन जिले आते हैं? सहारनपुर आता है, बिजनौर आता है, पीलीभीत आता है, लखीमपुर आती है और शाहजहाँपुर आता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इसका ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके जो जो यहाँ पे भामर क्षेत्र आ रहा है हमारा, इस के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है? तो आपने लिख लिया, भामर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर जिलों में है। अगला पॉइंट लिखिए, भामर क्षेत्र में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, ठीक है? भामर क्षेत्र में जलोढ़ शंकु, ब्रैकेट में अगर आपको इंग्लिश में लिखना चाहें वो ज़रूर लिख लीजिएगा, कहीं-कहीं नाम चेंज हो जाते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश का तो वही रहता है, एलुवियल कॉन, ठीक है? भामर क्षेत्र में जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख, वहाँ पर एलुवियल फैन। भामर क्षेत्र में जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो अब हम जानेंगे कि जलोढ़ पंखु क्या होता है और जलोढ़ शंकु क्या होता है। तो पहली हेडिंग डालिए, जलोढ़ शंकु अर्थात एलुवियल कॉन। एलुवियल फैन और जो एलुवियल कोन की हम बात करने वाले हैं, तो उसको पहले फिगर में देख लीजिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आप फिगर में क्या देखिएगा, देखिए, जैसे आपने फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 फिगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और इन 2 फिगर में आप डिसाइड करिए किसका है, देखिए। सपोज़ जैसे ये पहाड़ है, ठीक है? ये पहाड़ है, इनसे पहाड़ों से नदियाँ नीचे आ रही हैं। जब पहाड़ों से नदियाँ नीचे आती हैं, तो जैसे ही मैदान पे आती है, मैदान में आते टाइम वो कुछ इस तरीके से फ्लो बनाती हैं, ठीक है? ये फ्लो बनाया है इन्होंने, ऐसे करके। ये शेप जो आप देख रहे हैं वो कौन से कोन शेप मिल गई है इनको आपको, इसको बोलते हैं एलुवियल कोन, ठीक है? फिर यही अब आगे चल के जब ये नीचे उतर आती हैं, फिर ये स्टार्ट कर देती है मैदानी इलाकों में आगे बढ़ना। ये आप इस वाले अगर फिगर में देखिए, जो मैदानी वाले इलाकों में फैलना स्टार्ट कर देती हैं, तो आप देखिए ऐसे आगे, फिर ये पत्थरों से साइड साइड से ऐसे रेत बजरी ऐसे ऐसे सामने फ्लो होने लगती है, तो इसको ये किस फॉर्म में आ जाती हैं? ये पंखे फॉर्म में आती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एलुवियल फैन। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा एलुवियल फैन है, कौन सा एलुवियल कौन है, तो इसके बारे में आप लिखिए पहले। एलुवियल कोन के बारे में आप लिख स्टार्ट करिए लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे एलुवियल कोन के बारे में। इसका नाम लिखिए, एक प्रमुख प्रवाही जल या नदी निछिफा क्या करती है, एक डिपोज़िशन स्थल शुरू
बनाती है, तो लिखिए एक प्रमुख प्रवाही जल ब्रैकेट में नदी से निर्मित निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप है। तो ये शंकु क्या है? मतलब कि यहाँ पे डिपोज़िशन हो रहा है, उसको बोलते हैं डिपोज़िशन, या उसको हिंदी में बोलते हैं निक्षेपात्मक, ठीक है? निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप है, स्थल पे बना एक स्वरूप है, इसलिए इसको बोल दिया स्थल स्वरूप, ठीक है? जलोढ़ शंकु एक प्रमुख प्रवाही जल ब्रैकेट में नदी कृत निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नदी के पर्वत से मैदान में प्रवेश करते समय, जैसे मैंने आपको बताया इसी में आप देखिए, यह नदी के पर्वत से मैदान में प्रवेश करते समय पर्वतीय ढाल पर शंकु के आकार में मलबे के रूप में जमा होता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा ऊपर से लाया गया, जो गाद वाद है वो यहाँ पे इकट्ठी कर दी गई है, तो बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शंकु में अवसाद की मात्रा ज्यादा, तो यहाँ ज्यादातर क्या है, ऊपर से जो पोजिशन आएंगे ज्यादातर क्या अवसाद मिलेंगे यहाँ पे आपको। शंकु में अवसाद की मात्रा ज्यादा एवं जल की मात्रा कम होती है। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए एलुवियल फेंस, या जिसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। तो जल ओढ़ मतलब जल से लाए गए जलोढ़ पंख। इसके बारे में लिखिए पहला पॉइंट, जलोढ़ पंख बालू, क्योंकि मोटे मोटे पत्थर तो वहीं गिर जाएंगे, अब छोटे छोटे पत्थर आगे बहना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जलोढ़ पंख बालू कोमा बजरी तथा अन्य निक्षेपों की, बालू बजरी तथा अन्य निक्षेपों की पंखे की आकृति की एक संहति, तो एक प्रकार है इसमें, एक संहति, सॉरी, एक संहति है जिसका शीर्ष ऊर्ध्व प्रवाही, मतलब शीर्ष क्या होता है, ऊपर से नीचे की प्रवाह कर रहा होता है, ठीक है। ये थोड़ा टर्म है, को याद रख लीजिएगा, आपको ऐसे पेपर में लिखना होता है, जिसका शीर्ष ऊर्ध्व प्रवाही और ढाल, जो नीचे तरफ आप ढाल देख रहे हैं, कुछ ढाल इस तरीके का होता है, ठीक है, और ढाल उत्तल होता है, मतलब आप लेंस पढ़ेंगे तो ऐसे होता है, ढाल ये और ढाल उत्तल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका निर्माण उस समय होता है, इसका निर्माण उस समय होता है जब कोई बहने वाली नदी किसी खुले मैदान या घाटी में प्रवेश करती है। इसका निर्माण उस समय होता है जब कोई बहने वाली नदी किसी खुले मैदान या घाटी में प्रवेश करती है और अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा कर देती है। तो यहाँ पे जमा करके बाद अब आगे जमा हो रहा है, इससे बढ़ते चला रहा है, ठीक है। अगला लिखिए, जलोढ़ पंख नदी की युवा अवस्था, जिसको तरुण अवस्था बोलते हैं, युवा अवस्था या तरुणावस्था, आप जो मर्जी लिखिए, नदी की युवा अवस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था, मतलब अब इसके बाद क्या होगी, नदी नदी क्या हो जाएगी, वयस्क हो जाएगी। वयस्क के बाद में क्या करेगी, अब वो आपको बड़ा स्वरूप लेगी। प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का सूचक है। तो आप बता दें, जब नदियां पर्वत से नीचे आती हैं बहुत ही वेग से आती हैं, स्पीड होती है, जैसे जवानी की खून भरी जैसा होता है ना, जवानी गर्मी है जो नहीं सुध रही, इधर जा रहे हैं आप, उधर जा रहे हैं, इसे तोड़ दे रहे हैं, उसे तोड़ दे रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, इधर भिड़ रहे हैं। तो युवावस्था कहाँ पे है, जो भी सामने आ रहा है तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, वो काम पहाड़ों पे है। जैसे ही मैदान पाए ठंडी पड़ जाती है नदी, फिर आ जाती है प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। जलोढ़ पंख नदी की तरुणावस्था या युवावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का परिचायक होता है, ठीक है। अब वापस अपने आते हैं, इसको हमने देख लिया, अब भामर का कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डालिए तराई क्षेत्र, ठीक है। और अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका नाम लिखिए, भामर के समानांतर रूप से विस्तृत, मैंने आपको बताया था ना, जैसे पीछे पहले भामर आता है फिर तराई आता है। भामर के भामर क्षेत्र के समानांतर रूप से विस्तृत समतल नम एवं दलदली मैदान, प्लेन आ जाता है वहां पे, कि ऊपर नदियां ऊपर की तरफ आती हैं। समतल नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहते हैं। समझ के तराई क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के यूपी के पश्चिम क्षेत्र में यह 34 मीटर चौड़ा है। तो इधर जब आप आएंगे यहाँ पे
इसकी चौड़ाई कितनी है? 34 किलोमीटर, मीटर नहीं सॉरी किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में ये 34 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन पूर्व की तरफ लेकिन पूर्व की तरफ लेकिन पूर्व की तरफ सकरा होता जाता है। यह समस्त क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, आप यहाँ से स्टार्ट करिए सहारनपुर से लेकर आप नीचे तक चले जाइए देवरिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लगभग इस टाइप का ये फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे ये आपका क्या होगा, तराई क्षेत्र है, यहाँ पे नदियाँ मैदानों में आती हैं। यह समस्त क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक, ये रहा आपका देवरिया, पूर्व में देवरिया तक विस्तृत है। तो अगर आप चाहें तो इसमें जिले लिख लीजिए। इसमें शामिल जिले हैं सहारनपुर, और नीचे आप टिक लगा दीजिए सहारनपुर का, सबके नीचे वाला ऐसा आ जाएगा सहारनपुर, बिजनौर। आप कहेंगे सर दो दो कैसे, मतलब ऊपरी हिस्सा में हो गया वहां नीचे तराई। सहारनपुर, बिजनौर, बरेली। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, ये सहारनपुर रहा आपका, ये बिजनौर रहा, यहाँ पर आपका सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती हटा दीजिए, ये वाला इस इधर वाला आता है, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया। गोरखपुर आ गया, फिर देवरिया आ गया। जिलों के उत्तरी भाग शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका। इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे देखिए पानी ज्यादा है, तराई क्षेत्र में इसके लिए क्या होता है, ऐसी फसलें उगाई जाएंगी जहाँ पे जिसको क्या जरूरत ज्यादा होगी, पानी की। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी नहीं उगाई जाती हैं क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा है, और पानी ज्यादा वजह से इसलिए वहां पे क्या जाता है, जो ऐसी फसलें जिनपे पानी की अधिक जरूरत होती है वहां पे उगाई जाती हैं। इसीलिए लिखिए इस क्षेत्र में धान, धान को जितना पानी चाहिए होता है, और गन्ने को, इस क्षेत्र में धान और गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक डालिए इसमें। गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, दूसरा। आपने अभी भामर उतराई पढ़ लिया, अब मैदानी प्रदेश पे आते हैं। ठीक है, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में लिखिए, ये काफी लंबा, इसमें लिखिए। उत्तर में ये भावर तराई क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया ना, उत्तर साइड में, उत्तर में ये भावर तराई क्षेत्र, और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य, उत्तर के भामर तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य के मैदान को, जो नीचे पठार है आपके, बाद में पढ़ाऊंगा, नीचे साइड में पठार है, यहाँ तक आपने अभी पढ़ लिया है कि यहाँ भामर और तराई क्षेत्र है। ठीक है, ये ऊपर भामर तराई हो गया, नीचे लगभग ये पठारी क्षेत्र आ गया, ये लगभग इस टाइप का। ठीक है, उत्तर के भामर तराई प्रदेश और दक्षिण के पठार क्षेत्र के मध्य मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब शामिल है। ठीक है, इसको गंगा दोआब कहते हैं क्योंकि गंगा यमुना नदियों के द्वारा, यहाँ पे देखिए ये गंगा जो यमुना नदियां हैं, इनके बीच का जो पूरा इलाका है ये मैदानी क्षेत्र है, इसको बोला जाता है, कुछ इस साइड है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अगला लिखिए। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, गोमती, इसका निर्माण उसकी गंगा, उसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, रामगंगा, आगरा, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि के द्वारा, दोबारा फिर सुन लीजिएगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक आदि के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, और आपको बता दें जलोढ़ मिट्टी कोई कांप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कांप मृदा, कीचड़ व बालू से हुआ है। इसका काम मृदा भी आई है, साथ में क्या हुआ है, कीचड़ भी आया हुआ है, और साथ इसमें, और तो नदी किनारे क्या और मिल जाती है, बालू मिल जाती है, तो इन सब चीज़ों से मिलकर ये बना है। ठीक है, अगला लिखिए। गंगा यमुना
के मैदान को 3 विभागों में बाँटा जा सकता है या 3 भागों में बाँटा जा सकता है। तो 3 भाग कौन-कौन से हैं आप इसमें लिखिएगा। पहला इसमें लिखिएगा गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, ठीक है? कौन-सा जो गंगा यमुना से मिलके बना हुआ है, ऊपर साइड का इलाका वो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान हो गया। दूसरा लिखिए गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश। तीसरा गंगा का पूर्वी मैदान, ठीक है? मिडिल है, पूर्वी है और गंगा यमुना का दोआब है, ठीक है? अब आप लिखिए गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का पहला हेडिंग डालिए गंगा यमुना का, जो पहला होता है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, इसमें लिखिए गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार 500 किलोमीटर, यानी गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार 500 किलोमीटर लंबा एवं 80 किलोमीटर चौड़ा, 500 किलोमीटर लंबा एवं 80 किलोमीटर चौड़ा पट्टी के रूप में है। इसमें शामिल जिले हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें शामिल जिले हैं सहारनपुर, अब इसका नीचे वाला आ जाएगा सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये रहा बुलंदशहर, ये रहा आपका अलीगढ़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, ठीक है? बरेली, मुरादाबाद, मतलब इतना लगा हुआ जो इलाका है ये, जो मैंने यहाँ पे रेड रेड में भी डाल दिया है, इतना इलाका, ये हो गया गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, ठीक है? तो मतलब अगर आप यहाँ पे आइए तो लोग इस इलाके को बोला गया है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। नंबर 2 पे लिखिए गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार, अगर इसके बाद मुझे बचेगा वो मध्य में जाएगा, ठीक है? लिखिए, अब लिखिए पहला पॉइंट गंगा के, आप हेडिंग डाल दीजिए गंगा का पूर्वी मैदान, इसके बारे में लिखिए इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, ठीक है? इसमें लिखिए इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया सबसे पूर्वी जिला, मिर्जापुर, मुन्ना भैया के इलाका, सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, ठीक है? तो ये जो इलाका है लगभग ये हो गया पूर्वी इलाका, ठीक है? अब इसके बीच में जो मिडिल इलाका इतना बचता है गंगा यमुना का, मिडिल हो गया इसमें, जहाँ जहाँ तक जिले बचे जिले इसमें आ गए, ठीक है? इसमें लिखिए मैदानी भाग में स्थित, नेक्स्ट पॉइंट इसमें नहीं अलग, मैदानी भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना मैदान, मैंने पहले बता दिया भैया, फिर बता रहा हूँ, मैदानी भाग में स्थित विशाल गंगा का मैदान प्लीस्टोसीन युग, कुछ कुछ उसमें है स्केल है, प्ले सॉरी प्ले, एक मिनट, इसके बारे में दोबारा लिखिए आप, गंगा यमुना का मैदानी भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना का मैदान प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन, ठीक है? विशाल गंगा यमुना मैदान
प्लेइस्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेपों से बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ या कछारी जलोढ़ या कछारी या भात चावल बता रहा हूँ भात जलोढ़ कछारी या भात मृदा कहते हैं जो कि कांप की मिट्टी कीचड़ एवं बालू से निर्मित है। इसमें अगला पॉइंट लिखिए। इस मैदान का निर्माण प्रमुख रूप से कहाँ पे जलोढ़ मृदा ठीक है। इस मैदान का निर्माण प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया जो आपको मैंने इससे पहले आपको समझाया था। यहाँ पे अगर जाएंगे ये वाला कि बांगर किसे कहते हैं खादर किसे कहते हैं तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। पहले लिखिए बांगर क्षेत्र और इसमें नोट में लिख लीजिए कहीं कहीं आपको पूछा जाए तो नोट में लिखिए। पहले लिखिए बांगर क्षेत्र इसके बारे में लिखिए। बांगर में बोला था पुरानी जरूर ठीक है। बांगर बारे में लिखिए। इस क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है नदी से ऊपर होती है। इस क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है तो ये जो बांगर और खादर हैं ये किसके प्रकार हैं ये जलोढ़ के प्रकार हैं जलोढ़ मृदा के कहाँ मैं बता रहा हूँ उसके जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं बांगर और खादर। तो इसे लिखिए बांगर के बारे में लिखिए। इस क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है और नदियों के बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है और नदियों के बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है। नेक्स्ट पॉइंट बागर क्षेत्र की उर्वरक क्षमता यानी उसकी जो प्रोडक्शन की उसकी कैपेसिटी है उर्वरता जो है बांगर क्षेत्र की उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है इसीलिए कृषि के लिए यह कम उपयोगी है अब ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अगला लिखिए खादर क्षेत्र। यह क्षेत्र नदियों द्वारा जो इलाका जो मैं दिखाया यहाँ पे यह क्षेत्र नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नई मृदा या लाई गई नई मिट्टी की परतों के एकत्रित होने से बना है। देखिए यह क्षेत्र नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नई मिट्टी से नई मिट्टी की परतों के एकत्रित होने से बना है। नेक्स्ट पॉइंट यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी है। ठीक है आपको पता होना चाहिए जो देश में नदी जो उत्तर प्रदेश नदियाँ बह रही हैं वो कहाँ से बहती हैं आपके सहारनपुर से जाएंगे नीचे साइड में बलिया साइड में तो अब आप डायरेक्शन समझ सकते हैं किस तरह यहाँ पे लिखिए नोट में ही लिख दिए अगला पॉइंट लिखिए। ये जो आपने बताया मैंने बताया खांदर और बांगर तो इसके बारे में लिख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार खादर और बांगर हैं। ठीक है अगला पॉइंट लिखिए। गंगा के मैदानी प्रदेश का ढाल गंगा के मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में नहीं पश्चिम साइड में उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब यहाँ पे नदियाँ कैसे बहती हैं पहले आप अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे नदियाँ कैसे बह रही हैं तो आप समझ जाएंगे। देखिए पहले कहाँ से हैं और जो आप नदियों का अगर फ्लो देख रहे हैं गंगा यमुना का नाम पढ़ पा रहे हैं तो क्या देखिए पहले पहले नदियाँ ऐसे आ रही हैं और फिर यूँ जा रही हैं। ठीक है फिर चले जा रही हैं। ठीक है यहाँ पे लिखिए पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर नॉर्थ से साउथ आ रही हैं ऐसे फ्लो कर रही हैं ऐसे तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर ठीक है पश्चिम से हल्का सा ऊपर जा रही है देखिए ऐसे ये देखिए ऐसे ऊपर जा रही है पश्चिमोत्तर ठीक है पश्चिम से उत्तर पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है तो ऐसे आके ऐसे ऐसे यूं भाग रही है। ठीक है पूर्वांचल में पश्चिम उत्तर कौन सा होगा आपका लगभग यहाँ पे पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व कुछ ऐसे आ रहे हैं। ठीक है ये देखिए नेक्स्ट नोट में लिखिए गंगा यमुना के विस्तृत मैदान प्रदेश की ऊंचाई गंगा यमुना के
विस्तृत मैदानी प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से औसतन यानी एवरेज ही आती है, समुद्र तल से औसतन 300 मीटर है। ओके, देख लिया आपने। अब अगला आइटम डालिए। नंबर 3, दक्षिण का पठारी प्रदेश। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।